ये केस ऐसा है जिसने कानपुर को हिला कर रख दिया था और ये केस आपको सबक देता है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचें। आइए शुरू करते हैं आज की इस केस फाइल को डिटेल में। विश्वास से धोखे के सफर को तय करती इस कहानी की जड़ें उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से जुड़ी हुई हैं, जहां थाना काकादेव क्षेत्र के नवीन नगर में पड़ने वाले एल ब्लॉक में ईशा सचान अपने परिवार के साथ रहा करती थी। ईशा नवीन नगर से कुछ ही किलोमीटर दूर थाना नजीराबाद में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। रोज सुबह घर से होटल में पहुंच जाना और शाम होते ही लौट आना, ये उसकी डेली लाइफ का शेड्यूल था। लेकिन मार्च 2012 की एक शाम उसका काम जरा देर तक चला और जब वो घर जाने के लिए निकली तो रात काफी हो चुकी थी। हालांकि गर्मियों का समय था तो सड़क पर चहल पहल बनी हुई थी, इसलिए वो पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ी। पर कुछ दूर जाते ही उसे 2 लड़कों ने घेर लिया और ईशा का पर्स छीनकर वो फरार हो गए। वो चोर चोर चिल्लाती है, जिस वजह से आसपास जो कुछ लोग मौजूद थे वो ईशा की मदद करने आते हैं। लेकिन तब तक वो दोनों ही लड़के ओझल हो चुके थे। ईशा वहीं रोना शुरू कर देती है क्योंकि पर्स में पैसे, जरूरी कागजात और उसकी आईडी वगैरह भी थी। इस पर लोग उसे समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पास में ही गोमती नगर चौकी नंबर 5 है, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन कीजिए, आपको पर्स मिल जाएगा। ईशा को भी यही सही लगा, इसलिए वो चौकी में पहुंच गई, जहां नाइट ड्यूटी कर रहे दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह को पूरी बात बताई गई। ज्ञानेंद्र ने न सिर्फ ईशा को शांत किया बल्कि उसे आश्वासन दिया कि वो उसका पर्स जरूर ढूंढ लाएंगे। लेकिन जब ईशा ने एफआईआर की बात कही तो दरोगा जी ने बात को टाल दिया और कहा कि एफआईआर लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो भरोसा रखे कि पर्स मिल जाएगा। इस पर ईशा भी अपने घर चली आई और कुछ दिनों तक दरोगा जी बार बार ईशा को पूछताछ के लिए बुलाते रहे। और फिर एक दिन अचानक से ईशा का मोबाइल, पर्स बरामद कर 2 चोरों को पकड़ते हैं। एक का नाम था ज्ञान प्रकाश और दूसरे का छोटू। इस पर ईशा बहुत खुश होती है और उसे खुश देखकर दरोगा जी का चेहरा तो वैसे ही खिल जाता है। असल में दरोगा जी के मन में ईशा को देखकर घंटी बजने लगी थी। दोनों की कम्युनिटी एक ही थी, ईशा खूबसूरत थी तो कहीं न कहीं वो उसे पसंद करने लगे और धीरे धीरे उससे दोस्ती भी बढ़ाने लगे। वो कभी उसके घर चले जाते तो कभी होटल में, जहाँ पर ईशा जॉब कर रही थी। ईशा को भी वो दरोगा पसंद आने लगा और फिर एक दिन दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात रखते हैं और परिवार की रजामंदी से 10 मार्च 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। 1 साल के अंदर ही उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम ये बड़े प्यार से शनाया रखते हैं। अभी एक छोटा लेकिन सुखी परिवार था। ईशा तो ज्ञानेंद्र सिंह का साथ पाकर बहुत खुश थी और 1 साल तक यूं ही परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन फिर एक दिन ईशा के फोन की घंटी बजती है। सामने अननोन नंबर था और उसने फोन उठा लिया। सामने से एक व्यक्ति ने कहा कि वो उसका शुभचिंतक है और ज्ञानेंद्र के बारे में कुछ बताना चाहता है। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ कहती इससे पहले ही फोन पर मौजूद व्यक्ति कहता है कि तुमने ज्ञानेंद्र सिंह जो मूसा नगर में थाना अध्यक्ष है उससे शादी की है, तुम चाहो तो अपनी तरफ से पता कर लेना, लेकिन मैं दरोगा जी के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो मूल रूप से चित्रकूट के चिविलाह गाँव से है और गाँव में न सिर्फ उनकी एक पत्नी है बल्कि 2 बच्चे पहले से हैं और उनकी पत्नी का नाम है नीलम। इतना कहकर वो व्यक्ति फोन काट देता है। लेकिन इस एक खबर से ईशा की गृहस्थी में उथल पुथल मच गई। पर ज्ञानेंद्र जिस तरह से परिवार के संग ट्रीट कर रहा था, वो अपना पूरा समय परिवार को देता था या फिर वो और टाइम में ड्यूटी पर ही होता था और ड्यूटी से वापस अपने घर आता, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा था। इसलिए एक बार को तो ईशा को लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है, पर दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थी। इसलिए उसने खुद से सच्चाई पता करने का फैसला किया और जो सच सामने आया उसने ईशा की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ कर रख दिया। उस व्यक्ति ने बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। ज्ञानेंद्र पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, यानी उसने ईशा को अंधेरे में रखकर शादी की थी और इतनी चालाकी से ये सब किया कि कभी ज्ञानेंद्र के उस धोखे के बारे में ईशा को पता तक नहीं चल पाया। यही सब जब उसने ज्ञानेंद्र से कहा तो वो आग बबूला हो गया और सच सामने आते ही ईशा पर हावी होने लगा। जब जब ईशा उसे उसका धोखा याद दिलाती तब तक ज्ञानेंद्र उसके साथ मारपीट करता। अब दोनों के बीच रोज रोज गृह कलेश होने लगे। आए दिन घर से मारपीट की आवाजें आती, कभी ईशा तो कभी शनाया के रोने की आवाजें लोगों को बेचैन कर देती। ज्ञानेंद्र के इस सच ने पूरे परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया था, लेकिन फिर भी ईशा जैसे तैसे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है। पर बात तब बिगड़ जाती है
जब शनाया का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज्ञानेंद्र पिता की जगह तो अपना ही नाम लिखता है, लेकिन माँ की जगह ईशा सचान का नाम न लिखकर नीलम का नाम लिखने की कोशिश करता है। ये देखकर तो ईशा का खून खौल उठता है। वो ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन ज्ञानेंद्र तो सीधा सीधा जवाब देने को तैयार ही नहीं था, जिससे ईशा समझ जाती है कि ज्ञानेंद्र उसे ना सिर्फ धोखा दे रहा है बल्कि छोड़ने की प्लानिंग भी कर रहा है और शनाया की माँ नीलम को बनाने की सोच रहा है। लेकिन ये बात उसे कतई गवारा नहीं थी, इसलिए वो अगले ही दिन अपने मायके में पहुंच गई और माँ को पूरी कहानी समझाई कि किस तरह ज्ञानेंद्र ने प्यार के झांसे में फंसाकर उसे और उसकी बच्ची को धोखा दिया है। ये सुनकर तो परिवार के होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे करें तो क्या करें, क्योंकि ये रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका था। उनकी एक बेटी भी थी, इसलिए वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जो शनाया की जिंदगी को बर्बाद करे। पर जब तक कोई ठोस फैसला ना हो जाए, उन्होंने शनाया और ईशा को अपने पास ही रखा। दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह को मानो इनकी कोई पड़ी ही नहीं थी। वहीं सभी रिश्तेदारों को भी अब इस बात की खबर लग चुकी थी। ईशा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी और शनाया भी अभी छोटी थी, इसलिए रिश्तेदारों ने इस मामले में दोनों को समझा बुझाकर समझौता करवाना ही ठीक समझा। और आखिरकार 2015 के मई महीने में ईशा के मामा ने ईशा और ज्ञानेंद्र को अपने घर बुलाया, उन्हें समझाया और कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जिस तरह से शादी के 1 साल बाद वो खुशी खुशी जी रहे थे, फिर से वैसे ही रहने लग जाएं। ईशा को भी यही सही लगा, इसलिए वो अपनी मामा की बात मान गई। हालांकि कुछ और दिन मायके में ही रहने की वजह से वो ज्ञानेंद्र के साथ नहीं गई, लेकिन ज्ञानेंद्र खुश था कि अब घर में रोज रोज की किचकिच नहीं होगी। और फिर आई 18 मई 2015 की वो तारीख जब ज्ञानेंद्र ईशा के मायके पहुंचा। वो बहुत खुश था क्योंकि सब पहले जैसा होने वाला था। उसने ईशा की माँ विनीता सचान से कहा कि वो ईशा के साथ मुक्ता देवी मंदिर के दर्शन करना चाहता है। माँ ने भी कुछ नहीं कहा और ईशा को तैयार होकर ज्ञानेंद्र के साथ जाने के लिए कह दिया, क्योंकि पति पत्नी का मामला था और इतने समय बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह समय बिताने वाले थे, इसलिए विनीता ने कुछ कहा नहीं और ईशा ज्ञानेंद्र के साथ मुक्ता देवी के दर्शन के लिए निकल गई। देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया, लेकिन ईशा घर नहीं लौटी। शाम से रात हो गई पर उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। ये देखकर विनीता को घबराहट होने लगी और उन्होंने ईशा को फोन करने शुरू कर दिए, पर नंबर तो बंद था। उन्हें लगा कि शायद फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, तो वो अपने दामाद ज्ञानेंद्र को फोन करती हैं, लेकिन उसका भी मोबाइल बंद आ रहा था। अब उन्हें चिंता होने लगी। उन्हें लगने लगा कि जरूर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ज्ञानेंद्र सिंह ही है। उन्होंने रात को लगभग 3 बजे तक दोनों को फोन किए, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगा और वो आधी रात को अपने बेटे के साथ काकादेव थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गई। उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस ने कहा कि पति पत्नी का मामला है, कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन विनीता फिर भी नहीं मानी और केस फाइल करने की जिद पर अड़ गई। पर पुलिस वाले भी महान थे, उन्होंने विनीता और उनके बेटे को ही फटकारते हुए थाने से बाहर निकाल दिया। वो चली तो गई, लेकिन रात भर अपनी बेटी के लिए बेचैन होती रही और जब सुबह होते ही कोई हलचल नहीं दिखी तो सीधा एसपी ऑफिस पहुंच गए। एसपी ने जब पूरी बात सुनी तो तुरंत काकादेव थाने में पुलिस को केस फाइल कर ईशा सचान को ढूंढने के लिए आदेश दे दिए। बड़े अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन अभी भी ईशा को ढूंढने में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो बस टाइम पास करके केस को रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन घर वालों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां जहां ईशा के होने की संभावना हो सकती थी वहां वहां पता किया, पर वो कहीं नहीं थी। इसी बीच आती है 21 मई 2015 की तारीख, जब लंदन में बैठा मनोज सिंह अपने शहर कानपुर की खबरें पढ़ रहा था। ई न्यूज़पेपर के पन्नों को स्क्रॉल करते हुए उन्हें पता चला कि कौशाम्बी में एक महिला की बॉडी मिली है जिसका सर नहीं है। उसके कंधे पर टैटू था और हाथ में घड़ी। मनोज ने जब उस घड़ी को जूम करके देखा तो तुरंत ही पहचान लिया कि ये ईशा सचान की घड़ी है। दरअसल मनोज कोई और नहीं बल्कि ईशा का जीजा था और जैसे ही उसने घड़ी को देखा तो नवीन नगर में बैठी विनीता को फोन करके कौशाम्बी जाने को कहा। इधर कौशाम्बी पुलिस उस बिना सर की बॉडी का धड़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटों बाद ही विनीता यहाँ पर पहुंच जाती है और बॉडी पर मिले सामान, टैटू और उस घड़ी को पहचानते हुए कहती है कि ये उसकी बेटी ईशा है। साथ ही वो अपने दामाद ज्ञानेंद्र पर ईशा को मारने का इल्जाम लगाती है। इसलिए अब पुलिस दरोगा ज्ञानेंद्र को पकड़ने के लिए दबिश देती है, पर वो भाग निकला। वो कुछ दिनों तक लुका छुपी का खेल खेलता है और फिर 8 जून 2015 को एक वकील की मदद से सरेंडर कर देता है।
लेकिन दीवानी में जब वकीलों को उसकी करतूत के बारे में पता चलता है तो वो उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। पुलिस वाले जैसे तैसे ज्ञानेंद्र को बचाते हैं और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं, जिस पर ज्ञानेंद्र खुलासा करते हुए कहता है कि वो रोज रोज के गृह कलेश से तंग आ गया था। ईशा और उसके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और ईशा उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं थी, पर अब उसे ईशा से छुटकारा चाहिए था। इसलिए वो ईशा को मंदिर जाने के बहाने अपने साथ लेकर गया और तार से गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और करीब 167 किलोमीटर दूर महिबा घाट के राजावी पुल पर पहुंचा। रात का समय था और आसपास कोई नहीं था और नीचे यमुना नदी बह रही थी। उसने मौका देखकर गाड़ी में से पहले तो ईशा का सर निकाला और उसके सर को नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो गाड़ी से उतरा, इधर उधर देखा और फिर उसकी बॉडी को उठाकर भी नदी में फेंक दिया। पर तभी वहां से गाड़ी का गुजरना हुआ। ज्ञानेंद्र को लगा कि शायद गाड़ी वाले ने उसे बॉडी फेंकते हुए देख लिया है, इसलिए वो वहां से भागने लगा। हालांकि ऐसा था नहीं। खैर कोर्ट में केस चलता है और पूरे 10 साल बाद ज्ञानेंद्र को उसके कन्फेशन और सभी सबूतों के आधार पर ताउम्र जेल में रहने की सजा दी जाती है और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। इस वक्त भी वो जेल में है और अपने किए की सजा काट रहा है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, धोखे और गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वैसे आपके हिसाब से ज्ञानेंद्र को जो सजा मिली वो सही थी या इससे भी बदतर सजा इसको दी जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।